हेलो डियर स्टूडेंट। आ गए अपनी अगली क्लास में और ये है आदर्श गैस समीकरण तथा परम ताप। एनसीईआरटी में ये देखेंगे पेज नंबर 289, 89, 90, 91 वाला 289। 89 और 79 में अक्सर भ्रम हो जाता है। खैर, ये एनसीईआरटी में 4 नंबर का टॉपिक है, 11.4। ओके, चलिए। तो यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आदर्श गैस जो है किसको बनाए, है ना। इससे पहले हमने एक तापमान बनाया था परम शून्य, परम ताप, है ना। तो उस परम ताप को ढूंढने की कोशिश करेंगे और वो कैसे मिल सकता है इस पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम ताप की जो धारणा है, यानी तापमान क्या है उसकी जो धारणा है उस धारणा पर विचार करेंगे और उसी धारणा को आगे बढ़ाते हुए हम परम ताप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, सबसे पहले तो हम ये हेडिंग लिख दें, जो हम करने वाले हैं इसे लिख दें, आदर्श गैस समीकरण तथा परम ताप 11.4। आदर्श गैस समीकरण तथा परम ताप, आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना। देखो इसके नीचे लिख देता हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमने एक धारणा बनाई थी कि भाई जो तापमान है किसी भी गैस का, जो तापमान है वह अणुओं की गतिज ऊर्जा की माप है। जो तापमान है वह अणुओं की गतिज ऊर्जा की माप है। अब इसमें हो क्या रहा है, मान लीजिए हमारे पास दो वस्तुएं हैं। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें ना जो भी तुम पढ़ोगे और जो भी तुम पढ़ाओगे और पढ़ोगे ना, बड़ी समस्याएं हैं। कोई कुछ पढ़ा के निकल जाता है, कोई कुछ पढ़ा के निकल जाता है। अब ये बहुत बड़ी कंपनी का वीडियो देखा मैंने, बायूजस नाम की एक कंपनी है जो बड़ा भयंकर प्रचार करती है। शाहरुख खान भी उनका वो बेचते हैं, एक टैबलेट सा जिसमें वो होता है। तो वो बंदा जो बनाता है वीडियो, 12 मिनट का उसने वीडियो बनाया और उसमें उसने तापमान के बारे में बताया, और सही बताया, उसको कुछ भी नहीं बताया। इधर के इधर फोटो दिखाता रहा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 12 मिनट मैंने देखा और मुझे उम्मीद थी कि यार ये कुछ बताएगा तापमान के बारे में, सही जानकारी देगा। उस बंदे ने कुछ भी नहीं बताया। 12 मिनट गुजार दिए फ़ोटो को इधर उधर करने में और निकल गया। और ये कंपनी करोड़ों का बिजनेस करती है। बट दैट नॉट फॉर सब्जेक्टिव, कि वो 11वीं या 12वीं क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम के हिसाब से वो चीज़ें नहीं हैं। जो लोग सामान्य जानकारियाँ चाहते हैं, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति तापमान के बारे में जानना चाहता है, तो दो तरह का व्यक्ति है। एक सामाजिक रूप में तापमान को जानना चाहता है, ठंडा या गर्म होने के सेंस को समझना चाहता है, ठंडा या गर्म होने की संवेदनशीलता को समझना चाहता है, तो उसे हम साधारण शब्दों में बता सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति तापमान का वैज्ञानिक स्वरूप जानना चाहता है, तापमान का भौतिक स्वरूप जानना चाहता है, तो उसे हम 11वीं या 12वीं कक्षा में ले जाकर बताते हैं। यानी अगर कोई विद्यार्थी 11वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है, तो हम उसे विज्ञान के अनुसार ही तापमान का भौतिक स्वरूप बताते हैं। तो बात यहाँ यह आ जाती है कि इसमें मिक्सिंग हो जाती है। अब यहाँ ये पता नहीं चलता कि यार ये किसके लिए है। भाई एनसीईआरटी के अनुसार या किसी पाठ्य पुस्तक के अनुसार या किसी जानकारी, किसी थ्योरी के अनुसार अगर आप तापमान बता रहे हैं, कोई किताब आपने ऐसी, दुनिया में कोई किताब है जो पाठ्यक्रम के अनुसार सही जानकारी देती हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जिसका, तब तो ठीक है। लेकिन खिचड़ी पक गई है।
और ये जो इंटरनेट आया है ना, सही बताऊं मैं आपको, इसने तो कबाड़ा कर दिया बिल्कुल। पढ़ाई का तो बिल्कुल इसने कबाड़ा किया हुआ है, सही बताऊं मैं आपको। कुछ का कुछ पढ़ाए जा रहे हैं लोग, कुछ का कुछ बच्चे पढ़े जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि बड़ा ज्ञान हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, सब अज्ञान अंधेरा बढ़ रहा है। मैंने पहले भी कहा, सब गड़बड़ हो रही है। किताबें, अच्छी किताबें पढ़िए, इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। इंटरनेट पर भटकने से अच्छा है। हाँ, मौज मस्ती के लिए घूमते हो, अच्छी बात है। कोई टॉपिक पढ़ रहे हो किसी टीचर से, कभी कभी पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। चलिए खैर, अब हमने क्या किया, दो बॉडी ली, यानी दो वस्तु ली और इनके नाम लिखे हमने। इसे कहा वस्तु ए और इसे कहा मैंने वस्तु बी। अब यहाँ पर देखिए, जब वस्तु ए या वस्तु बी एक दूसरे को देखती हैं, शारीरिक स्पर्श होता है, यानी फिजिकल टच, यानी जब इन दोनों में एक शारीरिक स्पर्श होता है, स्पर्श, जब ये टच करती है, ठीक, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो अणुओं की गति है या परमाणुओं की गति है इसमें, और यहाँ पर जो परमाणुओं की गति है बी में भी इस तरीके से, तो ये परमाणुओं की गति एक दूसरे को प्रभावित करती है। मान लीजिए इसमें परमाणुओं की गति ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ी से परमाणु चल रहे हैं या अणु चल रहे हैं। ये गतिज ऊर्जा दो तरीक़ों से हो सकती है, या तो परमाणु चल रहे हैं या ये कंपन कर रहे हैं, या तो कंपन की ऊर्जा है या ये गतिज ऊर्जा है, चलने की ऊर्जा है। गैसों में कंपन कम होता है, गति ज़्यादा होती है। हम अगर देखें पदार्थों में कंपन ज़्यादा होता है, गति कम होती है। तो कुल मिलाकर ये जो ऊर्जा है ये गतिज ऊर्जा है, अणुओं की मान लीजिए या इसे परमाणुओं की मान लीजिए। जब इन दोनों में स्पर्श होता है, ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस गतिज ऊर्जा का आपेक्षिक मापन होता है। भाई किसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, किसकी गतिज ऊर्जा कम है। तो गतिज ऊर्जा की आपेक्षिक माप, गतिज ऊर्जा की आपेक्षिक माप तापमान के पदों में बताई जाती है। और यह केवल धारणा पर आधारित है। अब सवाल ये उठता है कि दो वस्तुओं में या दो पदार्थों में अणुओं के पास बहुत सारी ऊर्जाएं हो सकती हैं, बहुत सारी ऊर्जाएं हो सकती हैं। यहाँ पर बात गतिज ऊर्जा की क्यों हो रही है, अब उसका कारण मैं बताता हूँ। गतिज ऊर्जा की आपेक्षिक माप तापमान के पदों में बताई जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा टक्करों में एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक पहुँच जाती है। गतिज ऊर्जा टक्करों में एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक पहुँच जाती है। तो आपेक्षिक माप को, गतिज ऊर्जा को आपेक्षिक माप का आधार क्यों माना गया? हमने कहा तापमान गतिज ऊर्जा, हमने और कुछ क्यों नहीं कहा? तो हम ये मानते हैं कि एक वस्तु के अणुओं से गतिज ऊर्जा टक्करों द्वारा दूसरी वस्तु के अणुओं तक पहुंच जाती है। तो हमने क्या मान लिया? आधार किसको मान लिया? फिर गतिज ऊर्जा को मान लिया। यानी गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है, गतिज ऊर्जा एक से दूसरे को चली जाती है। टक्करों में ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, इसको समझ सकते हैं। चलती वस्तु से कुछ और टकरा दें, कोई किसी रुकी हुई वस्तु पर चलती वस्तु टकरा दें तो चलने लगती है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर चूँकि गतिज ऊर्जा किसी भी रूप में हो
वही तापमान का आधार है, यानी अपेक्षित गतिज ऊर्जा है। तो अधिक गतिज ऊर्जा अधिक तापमान, अधिक गतिज ऊर्जा अधिक तापमान। की सूचक है। भाई अधिक गतिज ऊर्जा अधिक तापमान की सूचक है, सूचना है, धारणा है। पैमाना बनेगा, स्केल नापेंगे, लेकिन सूचनाएं हैं, धारणा है। ठीक, तो कुल मिला के समझ में आ गया भाई तापमान क्या चीज है। तो वस्तुओं के अणुओं में जो गतिज ऊर्जा है वह सीधे तापमान के पदों में नाप दी जाती है। इतनी सी बात है बस, इससे ज़्यादा कोई झंझट भी नहीं है इसमें। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ और आएगी कि ये जो गतिज ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा सकती है, ठीक, इसी को अपन यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक, और यांत्रिक ऊर्जा का दूसरा नाम देंगे आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा। देखिए यांत्रिक ऊर्जा में दो ऊर्जा हैं, एक है स्थितिज ऊर्जा और एक है गतिज ऊर्जा। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा में दो बातें हैं। तो आंतरिक ऊर्जा में केवल गतिज ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। तो बात समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे मामला बन रहा होगा और ये भी समझ में आ रहा होगा कि बात इतनी सस्ती नहीं है, इतने सस्ते में मामला निपटने वाला नहीं है, कुछ लॉजिक है। तो कुल मिला के आंतरिक ऊर्जा में केवल गतिज ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। ठीक, अब दूसरी बात, कुल गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा के पदों में भी बताया जाता है। ठीक, यानी कभी कभी गतिज ऊर्जा को स्थिर ऊर्जा के पदों में भी बताया जाता है। जैसे मान लीजिए, इसका बिल्कुल सरल सा उदाहरण लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई गेंद है, ये मान लीजिए कोई गेंद है और ये क्या है, हमारे पास एक जमीन का कोई धरातल है, क्षैतिज तल है, ये तल है हमारे पास। इसका द्रव्यमान गेंद का m है और यहाँ से ऊंचाई कितनी है, h है। g का मान तो कितनी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा mgh है। लेकिन जब ये गेंद टकराएगी नीचे जाकर तो यही ऊर्जा क्या बन जाएगी, गतिज ऊर्जा बन जाएगी। ठीक, तो कुल मिला के कभी कभी ऊर्जा को mgh के पदों में और कभी कभी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के पदों में आवश्यकता अनुसार बताया जाता है। तो यहाँ पर गैसों में ये चीज़ कैसे बताई जाती है, मैं आपको छोटा सा इसका उदाहरण देके बताऊंगा। आइडियल गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण का निर्माण कैसे हुआ, उस थ्योरी को धीरे धीरे पकड़ रहे हैं हम लोग। ठीक, याद करने को क्या है, याद कर लो PV = nRT, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, पकड़ लो उसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई बर्तन है, मान लीजिए ये ऐसे, इस बर्तन में ये पिस्टन है, इसे क्या कह रहे हैं, पिस्टन, जो चल सकती है, जिसको रोका गया है, ये पिस्टन है और इसमें कोई गैस भरी है। इसमें कोई गैस भरी है, मान लीजिए ये क्या है, ये एक गैस है और गैस के अणुओं में गति है। और गैस का दाब P है और बर्तन का आयतन V है। ठीक, अब देखिए
अगर मैं इस पिस्टन को चलने के लिए छोड़ दूं, अगर मैं इस पिस्टन को चलने के लिए छोड़ दूं तो पिस्टन में गतिज ऊर्जा आएगी। वह गतिज ऊर्जा कहाँ से आएगी? ये जो अणुओं में गतिज ऊर्जा है, अणुओं में जो गतिज ऊर्जा है वही टक्करों से पिस्टन को जाएगी। यानी अणुओं में जो गतिज ऊर्जा है वह यहाँ पड़ रहे दाब के पदों में लिखें, अगर उसे दाब के पदों में लिखें तो वो हो जाती है पीवी। ठीक, दाब इंटू आयतन। आयतन में आप देख रहे हैं कि इसका जो पूरा आयतन है वो क्या है? आधार का क्षेत्रफल, कोई क्षेत्रफल मान लें, पिस्टन का जो क्षेत्रफल है वो मान लें आधार का क्षेत्रफल, और ये लंबाई, इसे कुछ मान लें, कुल मिला के आयतन। अब आयतन को क्या लिख सकते हैं? दाब, आधार का क्षेत्रफल और ये लंबाई। इस लंबाई को क्या मान लें? एल मान लें। और पिस्टन के आधार का क्षेत्रफल या पिस्टन के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ये मान लें, तो ये बन गया। देखो तो P इंटू ए क्या बन गया? बल, और L पूरी गैस विस्थापित हो जाए तो ये बन गया विस्थापन। ठीक, तो कुल मिलाकर हम कहीं कहीं पर PV का इस्तेमाल करेंगे ऊर्जा के लिए, ऊर्जा में परिवर्तन के लिए P डेल्टा V का इस्तेमाल करेंगे। कार्य में जब ऊर्जा का परिवर्तन कार्य का होता है तो P डेल्टा V का इस्तेमाल हम करेंगे। यानी इस फॉर्म में जो ऊर्जा है उसे क्या कह सकते हैं? PV जो है ये कौन सी ऊर्जा है? यह है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। कैसी है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। यानी गैस के अणुओं में जो गतिज ऊर्जा है वह दाब के पदों में, आयतन के पदों में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में भी लिखी जा सकती है। ठीक, अब ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे मैंने अभी बताया था, कभी कभी mgh तो कभी कभी हाफ mv²। ये सिचुएशनल है, हालात की बात है कि mgh mv² में, हाफ mv² में या गतिज ऊर्जा में बदल गया तो ठीक है, नहीं तो लिख सकते हैं, दोनों को बता सकते हैं। तो हमें दोनों बातों को ध्यान में रखना है कि साहब प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो कोई गैस दाब डाल रही है बर्तन पर, ठीक, वो क्योंकि गैसों की बात करेंगे, आदर्श गैस समीकरण गैसों के लिए बनाएंगे, आदर्श गैस की कल्पना करेंगे, तो ये गतिज ऊर्जा में अणुओं की है। छोड़ेंगे गैस को छोड़ देंगे, पिस्टन को हटा देंगे तो ये भाग जाएगी, या हम इसे पिस्टन को दे सकते हैं। अगर इस पिस्टन को चलने के लिए छोड़ दें तो ये इस ऊर्जा से भागेगा, ये ऊर्जा पिस्टन को मिलने लगेगी। ठीक, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गैस में ये संचित ऊर्जा है, गैस के अंदर ये संचित ऊर्जा है, ये ऊर्जा गैस के पास है। ठीक, तो कुल मिलाकर सबसे पहली बात ये आ गई कि गैस ऊर्जा का संरक्षण करे, यानी जो गैस के पास ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा में बदल सके तो वह ऊर्जा का संरक्षण करे, ऊर्जाओं का नुकसान न माना जाए। ठीक, तो कुल मिलाकर ये बातें तापमान, अणुओं की गतिज ऊर्जा से जुड़ी हुई हैं। अब हम चलते हैं बिल्कुल बेसिक बात पर आ जाते हैं कि साहब हम एक ऐसा तापमान चाहते हैं जिसे हम परम शून्य कह सकें, तो वो किस तरह का, हम उसे किस तरह ढूंढेंगे? चलिए अब परम शून्य को या परम ताप को ढूंढते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? सबसे पहले स्थिर आयतन पर किसी गैस को एक बर्तन में बंद कर देते हैं। दाब का मापन तापमान के साथ करते हैं, तापमान के परिवर्तन के साथ .
करते हैं। ठीक, अब किसी गैस को किसी बर्तन में बंद करना है तो क्या करते हैं, ये देखो, इस बोतल में गैस को बंद कर दूंगा, ये बन गई बोतल। ठीक, इस बोतल में गैस को बंद कर दूंगा और इस बोतल के ऊपर, यहाँ ढक्कन के ऊपर दाब का मापन करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था कर दूंगा जिससे कि दाब का मापन यहाँ होने लगे। इस ढक्कन पे कोई ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि यानी थोड़े थोड़े वजन रख दूंगा, वजन रखता जाऊंगा, घटाता जाऊंगा, दाब का मापन हो सके। तो आयतन स्थिर हो गया, इसमें कोई गैस आ गई। ठीक, और गैस में क्या क्या चीज़ें हो गई, दाब P स्थिर हो गया। ठीक ठीक, दाब अभी स्थिर है और आयतन कितना V, ये भी स्थिर है। T ये भी स्थिर है, कोई परिवर्तन अभी नहीं किया गया। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ कि दाब की स्थिरता और तापमान की स्थिरता को हटा लेता हूँ। देखो ये हटा लिया मैंने। ऐसे अब गैस में क्या है, बहुत सारे अणु हैं जिनमें गति हो रही है। क्योंकि यहाँ समय लगेगा, इसको समझना है तो पूरा, इसकी पूरी स्टोरी अगर समझना पड़ेगा इसको, तो समय लगेगा इसमें। अब हम जानते हैं कि गैसों में अगर गति है, गैस के अणुओं में अगर गति है तो वह गति के कारण टक्करें मारते हैं। बर्तन की दीवारों पर वह टक्करें मारते हैं, जिनके कारण एक बल लगता है, संवेग परिवर्तन होता है। तो बल बटे क्षेत्रफल अगर हम समझ लें तो दाब पड़ता है। और हम ये भी कह रहे हैं कि साहब जो तापमान है इसका, इस गैस का जो तापमान है वह सीधे सीधे अणुओं की गतिज ऊर्जा से संबंधित है, उसके समानुपाती है, और वही दाब भी डालता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, दाब और ताप का परिवर्तन देखें, यहां बना ले हम दाब, जिसको हम कह रहे हैं P, और इस अक्ष पर बना ले हम ताप T, किसमें, डिग्री सेल्सियस में बना लीजिए या डिग्री केल्विन में बना लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये ताप है क्योंकि हमें केल्विन तक भी पहुंचना है, ये ताप है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रयोग किए और इस तरह का ग्राफ मैंने लगभग प्राप्त करने की कोशिश की। कुछ प्रयोग मैंने यहाँ किए, देखिए, एक मैंने यहाँ रीडिंग ली T, यहाँ रीडिंग ली मैंने T, और इन रीडिंग्स के नाम मैंने लिए T1, T2, T3, और यहाँ पर भी मैंने कुछ रीडिंग ली T4, यहाँ पर भी कुछ रीडिंग ली T5। यानी मैं इसका तापमान घटाता गया। तापमान घटाने से सीधा संबंध है कि गतिज ऊर्जा घटती गई, गतिज ऊर्जा घटती गई, दाब घटता गया। तो मुझे ये ग्राफ एक सरल रेखा नहीं मिला। जैसे मैंने एक सरल रेखा बनाई है, ये ग्राफ एक सरल रेखा नहीं मिला। और अगर मुझे ये ग्राफ सरल रेखा नहीं मिलेगा तो मैं इस बिंदु को नहीं ढूंढ पाऊंगा। देखिए जो बिंदु है, मैं इस बिंदु को नहीं ढूंढ पाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे सीधी रेखा मिलती हो तो सीधी रेखा को मिला लूंगा मैं, और सीधी रेखा को मिलाने के बाद मैं ये पता लगा लूंगा कि साहब ये रेखा तापमान के अक्ष को कहाँ काटेगी। मान लीजिए कोई रेखा है आपके पास ऐसे, यूँ ऐसी, तो इस रेखा का समीकरण अगर तुम्हारे पास हो, अगर इस रेखा का समीकरण तुम्हारे पास हो तो तुम बता सकते हो कि यह रेखा एक्स अक्ष को कहाँ काटेगी, वाई अक्ष को कहाँ काटेगी। लेकिन चूंकि मेरे पास, जब मैं रीडिंग ले रहा था तो मेरे पास यहाँ कोई सरल रेखा नहीं आई, मेरे पास विचलन आया। यानी कुल मिला के कोई रीडिंग यहाँ इस तरीके से आई, कोई इस तरीके से आई, कोई इस तरीके से आई, इस तरीके से आया, कोई इधर कोई उधर कोई इधर, थोड़ा सा ऊपर नीचे रीडिंग आई। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये सारे के सारे बिंदु कुछ इस तरीके से मिलाए और एक सरल रेखा अपनी तरफ से बना ली। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास रीडिंग आई थी वह
वास्तविक गैस की थी। वह किसकी थी? वह वास्तविक गैस के लिए थी। तो मैंने कल्पना करके सरल रेखा बनाई तो मैंने आदर्श गैस की बना ली। आदर्श गैस यानी गतिज ऊर्जा व दाब व तापमान को सीधे संबंधित कर दिया मैंने। गतिज ऊर्जा को वास्तविक गैसों में ये 100% नहीं हो पाया, कुछ इसमें फर्क रहा, लेकिन आदर्श गैस फिर हमने कल्पना कर ली कि साहब एक ऐसी गैस बना लें जिसमें ये दाब और ताप का संबंध सरल रेखीय हो। तो फिर यहाँ पर जब हमने ये आदर्श गैस बना ली, इसकी कल्पना कर ली, ठीक, और इसको सरल रेखा मान लिया हमने, थोड़ा बहुत सरल रेखा से इधर उधर जो विचलन था हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया, ठीक। तो कुल मिला के हमने इस सरल रेखा को मिलाया तो यहाँ देखिए, यहाँ दाब शून्य है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो दाब है वो क्या है? दाब है शून्य, यानी गतिज ऊर्जा शून्य है, यानी अणु नहीं चल रहे हैं। और यदि किसी गैस के अणु नहीं चल रहे हैं तो वह आयतन नहीं घेरेगी। तो परिणाम क्या होगा? यहाँ इस बर्तन में क्या परिणाम होगा? इस बर्तन में परिणाम ये होगा कि ये गैस के सारे अणु इस बर्तन की तली में आके विराम अवस्था में बैठ जाएंगे, आराम करेंगे। देखो सारे अणु यहाँ बैठ जाएंगे, बैठ गए सारे अणु, ये आ गया विरामावस्था। तो इसका मतलब हो गया कि गैस का आयतन भी शून्य हो गया। भाई गैस आयतन घेर रही थी, अब गैस का आयतन भी शून्य हो गया। अब मान लीजिए मैं इस ढक्कन को खोल दूं, देखो मैंने ढक्कन खोल दिया, बोतल का ढक्कन मैंने खोल दिया, तो ये गैस के अणु इसमें से निकल के नहीं जाएंगे ये उड़ेंगे नहीं, अब भागेंगे नहीं, अब क्योंकि इनकी गतिज ऊर्जा शून्य हो चुकी है। तो गतिज ऊर्जा तापमान के साथ सीधे सरल रेखीय रूप से जुड़ी रहे, दाब गतिज ऊर्जा के साथ सरल रेखीय रूप से जुड़ा रहे, ठीक। और आयतन शून्य हो जाने का मतलब जब कोई किस गैस के किसी अणु में कोई ऊर्जा ही नहीं हो, गतिज ऊर्जा ही नहीं होगी तो वो चलेगा नहीं। चलेगा नहीं तो दाब क्यों डालेगा बर्तन के ऊपर? तो कुल मिला के दाब शून्य है, आयतन शून्य है, ताप शून्य है। तो कह रहा ऐसा ताप जिसमें कोई आदर्श गैस दाब नहीं डालेगी, आयतन नहीं होगा उसका, वह दाब होगा, वह ताप होगा परम शून्य है। और ये एक सरल रेखीय निर्भरता होगी, दाब और ताप की सरल रेखीय निर्भरता, आयतन और ताप की सरल रेखीय निर्भरता। तो ये जो ताप है जिस पर दाब शून्य है, इस ताप को क्या कहा? इसे कहा परम शून्य है। इसका मान कितना बताया? इसका मान बताया यहाँ पे -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो प्रयोग करके -273.15 डिग्री का तापमान नहीं ढूंढा गया, क्योंकि ये तापमान बहुत कम है। ये एक सिद्धांत के आधार पर ढूंढा गया और उसका आधार क्या माना गया? दाब, गतिज ऊर्जा, ताप। यानी ये जो पूरी स्टोरी मैंने बताई, पूरी कहानी, ये इसका आधार था। अब दाब और ताप के बीच में बन गया, सीधे सीधे आयतन के बीच में भी बन जाएगा, क्योंकि कोई वस्तु, कोई गैस जब किसी बर्तन में है तो आयतन जो है तापमान के हिसाब से, तो दाब को अगर स्थिर करें तो आयतन के हिसाब से भी बन जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर आयतन पे ले जाएं, यहाँ आयतन लिख दें, या क्या लिख दिया मैंने? आयतन V, तो बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिर है? देखिए यहाँ पे, वहाँ क्या लिखा मैंने? आयतन। तो यहाँ क्या स्थिर है? कह रहा यहाँ दाब स्थिर है, यहाँ पर दाब स्थिर है, दाब स्थिर है, ठीक। और इस पर ऊपर वापस ढक्कन लगा दिया गया, इसको बंद कर दिया गया, ठीक। तो आयतन बदलते गए, पिस्टन लगा दिया, इसमें बोतल में पिस्टन लगा दिया, इस बोतल को ऐसे बना दिया, है ना, एक पिस्टन के रूप में बना दिया, ऐसे ऐसे,
यहाँ पिस्टन लगाई और इसके ऊपर जो है रख दिया P वायुमंडल दाब। देखो वायुमंडल दाब अपने आप ही स्थिर रहेगा, है ना। तो पिस्टन को ऊपर नीचे खिसकाते रहे, आयतन बदलता रहा, तापमान बदलता रहा। तो धीरे 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 देखा गया कि एक वायुमंडल दाब स्थिर है, तापमान घटाते गए घटाते गए घटाते गए। तो कह रहा आयतन की ज़रूरत नहीं पड़ी गैस के लिए, गैस के अणु अपने आप ही विराम अवस्था में आ गए और बैठ गए नीचे, रेस्ट, आयतन गायब हो गया, आयतन शून्य हो गया। तो ये प्रयोग जो है -273 यानी परम शून्य पर सरल रेखीय बनाते हुए इस बिंदु को ढूंढ लिया गया। तो कुल मिलाकर दो बातें आई। ये जो बात थी आयतन और ताप का संबंध, ये बनाया चार्ल्स ने। चार्ल्स का नियम कह देते हैं इसको, ठीक। क्या है ये? आयतन समानुपाती परम ताप। परम ताप किसमें? केल्विन में। तो आप देख रहे हैं कि ये स्केल हमने डिग्री सेल्सियस पर बनाया है। अगर हम इस स्केल को, इस पैमाने को परम ताप पे बनाएं तो ये शून्य है, 0 केल्विन है। और हम जान रहे हैं कि अगर हमें तापमान केल्विन में चाहिए, ठीक, तो हमें क्या करना है? 273.15 और जोड़ देना है तापमान डिग्री सेल्सियस वाला। यानी इस स्केल को फिर 0 से बनाया जा सकता है, 0 से सीधा, ठीक, ये बन जाता है। तो इस चार्ल्स का नियम V प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स का नियम क्या हो गया? V समानुपाती या अनुक्रमानुपाती T, ये चार्ल्स का नियम हो गया। अब नियम आए तो फिर बॉयल का भी नियम आया। बॉयल ने भी नियम दिया आयतन और दाब के पदों में, क्योंकि दोनों नियम फाइनल हैं और आदर्श गैस की कल्पना हो गई कैसी होनी चाहिए आदर्श गैस। तो बॉयल का भी नियम आया। बॉयल का नियम क्या कहता है, जरा ये देखें एक बार। बॉयल का नियम, बॉयल ने क्या कहा कि साहब दाब जो है व्युत्क्रमानुपाती है आयतन के, और ताप स्थिर है। यानी P जो है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। ये बॉयल का नियम है। अब इसका ग्राफ अगर बनाकर देखते हैं, थोड़ा सा इधर बना देते हैं आयतन और इधर बना देते हैं दाब, ठीक। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये सारी बातें किन के लिए? आदर्श गैस के लिए। ये सारी बातें आदर्श गैस के लिए है, ठीक। अब यहाँ पर हमें आदर्श गैस के समीकरण को प्राप्त करना है। उसका समीकरण कैसा होना चाहिए? तो जैसे कि मैंने कहा कि गतिज ऊर्जा को हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के पदों में भी लिख सकते हैं। हम गतिज ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के पदों में भी लिख सकते हैं, ठीक। अब गतिज ऊर्जा किस चीज से नापी गई? गतिज ऊर्जा किससे नापी गई? तापमान से। तापमान को ही मान के चलें गतिज ऊर्जा। तो मान लेते हैं कि कोई नियतांक K और ये T। और प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा किससे नापी गई? बल गुणा विस्थापन से, यानी दाब गुणा आयतन से। तो ये P और V हो गया, ठीक। अब यहाँ पर P और V KT ऐसे। तो इस K को प्रयोगों के आधार पर ढूंढा गया। इस K को
प्रयोगों के आधार पर ढूंढा गया। तो ये के क्या मिला हमें मिला PV इक्वल्स टू RT, जहाँ R का मान 8.314 जूल प्रति मोल और प्रति केल्विन हमें मिला। इसका मात्रक भी मिल गया। देखिए, तो यानी गैस की ऊर्जा दो तरीकों से देख ली गई। एक गतिज ऊर्जा, हम कह रहे भाई तापमान पर है तो सीधी सीधी तापमान के पदों में ले ली गई, के कोई नियतांक बना लिया गया। और एक वही गैस दाब डालती है, आयतन घेरती है। दाब कितना डालती है? गतिज ऊर्जा जितनी होती है, जितनी अणु टक्करें मारते हैं उतना ही दाब डालती है। तो इसको प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा ले लिया गया, बना दिया गया समीकरण। अब यहाँ एक बात देखिए कि मात्रा पर निर्भर है। ज़्यादा अणु हैं, ज़्यादा गतिज ऊर्जा है। मात्रा पर निर्भर है गतिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा दाब और आयतन पर स्थित है। वह कितना दाब डालती है, वह कितना आयतन घेरती है। ये अणुओं की मात्रा पर नहीं है, उतनी ही है। ये मात्रा में मान इसका उतना ही है, लेकिन इसको गिनने के लिए, इसको बताने के लिए अणुओं की संख्या की आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए किसी बर्तन में 1000 अणु हैं, सपोज यह कोई दाब डालता है P और इसका आयतन है V, तो कितनी ऊर्जा हो गई? PV। ये जो दाब है, इसी में 1000 अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण ये दाब है, ये PV हो गया। अब मान लीजिए मैं इसे 10,000 कर दूं, मोटा मोटा समझेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इस पर। 10,000 अणुओं के, तो दाब 10,000 अणुओं के हिसाब से हो जाएगा। कुल मिलाकर इन अणुओं की संख्या को यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दाब अपने आप बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के पद में, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के पद में अणुओं की संख्या की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ आवश्यकता है, यह है N। N क्या है? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या होती है बच्चों? द्रव्यमान बटे अणुभार या परमाणु भार, है ना। अणुभार या परमाणु भार। अब गैस परमाणु के रूप में है या अणु के रूप में है, ये पता चलता है। कुछ गैसें आणविक होती हैं, कुछ परमाणविक होती हैं। अब जैसे आणविक गैस कौन सी होती हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए, इसके बारे में जानते भी हो तुम। कह रहे ये अणु, ये आणविक गैस हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक। और परमाणविक गैस कौन सी हैं? एक परमाणविक गैस भी लिख के दो। परमाणविक गैस है ना, परमाणु के रूप में कौन सी हैं? कहता हीलियम को लिख दो, हीलियम परमाणु के रूप में है। कुल मिलाकर आणविक परमाणविक गैसें जो है, और जो गैसें आणविक रूप में है वह परमाणु के रूप में भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए मैं ऑक्सीजन को लिखूं, तो ये दो तरीकों से हो सकता है। ये दो ऐसे हो सकता है भाई, कुछ मात्रा अगर तापमान अधिक है, मान लीजिए अधिक तापमान पे क्या होता है, ऊर्जा मिलेगी। जो ऑक्सीजन के बीच में बंध बने हुए हैं, रासायनिक बंध, वो टूटेंगे कहीं कहीं पर, तो कुछ परमाणुविक रूप में होता है, कुछ आणविक रूप में होता है। कुल मिलाकर यहाँ कुल मोलों की संख्या लगती है, कुल मोलों की संख्या। ऐसे, ठीक। कुल मोलों की संख्या से मेरा मतलब है, अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, ठीक, और मान लीजिए मैं इसके A मोल लेता हूँ, ऐसे इसके A मोल और इसके 0 लेता हूँ, ठीक। बाद में इसके मोल में कुछ बना लेता हूँ N, परमाणुओं के N मोल, तो ये 2N हो गया, तो A माइनस 2N हो गया, ठीक। A माइनस N है ना, इसके N मोल घट जाएंगे। देखो इसके N मोल वहाँ क्या बन जाएंगे? 2N। तो कुल मोलों की संख्या कितनी बनेगी, जरा देख के बताओ? A प्लस N बनेगी कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोलों की संख्या कई बार अभिक्रियाओं से निकाल कर लगानी पड़ जाती है। भाई ये गैस इतनी आणविक फॉर्म में है, इतनी परमाणविक फॉर्म में है, बताइए।
तो कुल मिला के आदर्श गैस समीकरण में ये जो N है, ये किसी भी बर्तन में बंद गैस के आणविक, परमाणविक, एक गैस, दो गैस, तीन गैस जो भी हैं, सब के मोलों की संख्या लगती है। अब मान लीजिए किसी बर्तन में दो गैसें हैं, सपोज करिए, मान लीजिए किसी बर्तन में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत हल्का सा पढ़ के निकल लेंगे तो सवाल बनता नहीं है बच्चों का। बहुत हल्का सा पढ़ के नहीं निकलना, पूरी जानकारी पे चलना है, पूरी बात को समझना है, सवाल को पढ़ते ही पता लगा लेना है कि इसमें करना क्या है। एन लगाना है, मान लीजिए किसी बर्तन में, ये कोई बर्तन है, मान लीजिए इस बर्तन में N1 मोल O2 के हैं, N2 मोल जो है वो नाइट्रोजन के हैं, ये है। ठीक, तो आपस में अभिक्रिया नहीं होती, हम ये मान लें कि आपस में अभिक्रिया नहीं होती। तो यह समीकरण किस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ इसको तो कैसे लिखूँगा इसको, PV N1 प्लस N2 RT। जो भी दाब है बर्तन की दीवारों पर, जो भी दाब है, जितना भी इसका आयतन है बर्तन का जिसमें ये दोनों गैसें बंद कर दी गई, जो भी तापमान है, और आइडियल गैस कांस्टेंट लगा देंगे, ये हो गई। अब मान लीजिए ये दोनों गैसें अभिक्रिया करके एक दूसरे में बदलती हैं, ये दोनों गैसें अभिक्रिया करके एक दूसरे में बदलती हैं, यानी ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है, मान लीजिए ऐसा हो जाता है। देखिए कुछ कुछ मान इनका इसमें बदला हुआ है, इसे कह देते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। आगे की तरफ भी होती है अभिक्रिया, पीछे की तरफ भी होती है, कुछ कुछ दोनों रहते हैं। तो मान लीजिए मैं इसका A मोल ले लूँ, इसका B मोल ले लूँ, ठीक, और ये बनाना चाहूँ, इसमें से अल्फ़ा निकाल लूँ, इसमें से बीटा निकाल लूँ, है, तो यहाँ कितना बनेगा ज़रा देख के बताओ भाई। इसमें से अल्फ़ा निकाल लो, इसमें बीटा निकाल दो, गलत हो जाएगा, बराबर निकालना पड़ेगा। इसमें से मान लीजिए अल्फ़ा मोल निकाल लूँ, है ये देखिए, ठीक, तो अल्फ़ा इसके मिले, अल्फ़ा इसके मिले, तो वहाँ कितना बनेगा 2 अल्फ़ा, है ना, ऐसे, ठीक। तो अल्फ़ा N0 कितना मिला, NO कितना मिला, है ना, NO 2 अल्फ़ा मिलेगा मुझे, ठीक, क्योंकि मुझे 2N जो है मोल इसके मिले, 2 अल्फ़ा मोल इसके मिलेंगे मुझे परमाणुक फॉर्म में, N2 के अल्फ़ा मिलेंगे तो 2 अल्फ़ा N मिलेगा, और 2 अल्फ़ा मुझे O2 भी मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखूँ कुल मोलों की संख्या, अगर मैं यहाँ देखूँ कुल मोलों की संख्या तो कितनी हो रही है, जरा देखिए, कुछ नहीं हो रहा है, A प्लस B आ रही है, इसको जोड़ दूँ तो A प्लस B आ रही है। तो अभिक्रिया हो जाए इन दोनों में, और अगर ये चीज़ बन भी जाए तो मोलों की संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद अगर दूसरा उदाहरण लूँ, क्योंकि देखना है भाई कहाँ फ़र्क पड़ता है मोलों की संख्या पे, अब मैं क्या करता हूँ कि दूसरा उदाहरण लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ N2, यहाँ ले लेता हूँ H2, N1 N2 मोल, तो यहाँ पे तो यही रहेगा, अभिक्रिया करा के देखूँ अगर तो N2 प्लस 3H2, और कोई अमोनिया बना के देखूँ इससे 2NH3, ऐसे करके देखूँ, ठीक। तो 2NH3, अब मान लीजिए इसके N के अल्फ़ा मोल ले लूँ, 2 अल्फ़ा बना लूँ इसको, ठीक, N के अल्फ़ा, और ये 3H2 इक्वल टू 2 अल्फ़ा, है ना, 3 यानी 6H, 6H किस में जा रहा है 2 अल्फ़ा में, तो H कितना कम हो रहा है अल्फ़ा बाई 3, H कितना कम हो रहा है अल्फ़ा बाई 3 हाइड्रोजन में। तो कुल मिला के यहाँ से अगर देखूँ इसका मान लीजिए 1 मोल ले लूँ, और इसमें से 2N है तो अल्फ़ा ही घटा लूँ, इसमें से क्या घटाऊँगा 1 माइनस 3 अल्फ़ा, है ना, यही घटना चाहिए, देखो 1 माइनस 3 अल्फ़ा, क्योंकि H3 का 2 तैयार है। तो कुल मोल कितने हो रहे हैं, ज़रा देखें कुल मोल कितने हो रहे हैं, देखो 1 4 2 माइनस 2 अल्फ़ा, ये हो रही है कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोलों की संख्या ये है, तो यहाँ लगेगी भाई। अगर किसी गैस
में कोई रिएक्शन होकर कुछ बन रहा है तो यहाँ लगेगी कुल मोलों की संख्या। तो कुल मिला के अभिक्रिया में जाकर ये चेक करें कि भाई कुल मोलों की संख्या कितनी है। अब हम इस बात पर खोज कहाँ करते हैं? हम केमिस्ट्री में करते हैं रासायनिक, क्या कहते हैं, रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य जब हम पढ़ते हैं तो जब हम इस बात की जानकारी लेते हैं, यहाँ मेरा उद्देश्य ये है कि वास्तव में ये N क्या है। तो किसी भी बर्तन में बंद जो कुल मोल हैं, अभिक्रिया हो रही हो तो, अभिक्रिया नहीं हो रही हो तो, ये उनकी संख्या है। ठीक, और मोल से संबंधित क्या है? अणुओं या परमाणुओं की संख्या है। तो कुल मिलाकर यह जो ऊर्जा है यह गतिज ऊर्जा है जो अणुओं परमाणुओं की संख्या के पदों में लिखी हुई है। तो कुल मिला के समझ में आ गया कि मामला ऊर्जा का है, दोनों तरफ ऊर्जाएं लिखी हुई हैं और ये धारणा गतिज ऊर्जा से, तापमान से आ रही है। ठीक, अब ये कहता है जी बॉयल्स और चार्ल्स के नियमों को मिलाकर भी समीकरण बन जाता है। अब जैसे ये किसका नियम बनाया? बॉयल्स का, बॉयल का नियम बनाया। अगर मैं चार्ल्स का नियम बनाऊं तो क्या कहता है? चार्ल्स का नियम क्या कहता है? चार्ल्स का नियम कहता है V प्रोपोर्शनल टू T। ये चार्ल्स का नियम है। ये कब है? जब दाब स्थिर है, दाब स्थिर है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये क्या है? अगर इसको लिखें, ये हो गया PV जो बन गया नियत। ठीक, और यहाँ V बाई T जो बन गया नियत। देखो नियत बनेगा कि नहीं? V के नीचे T लिख दूं तो कह रहा अगर इन दोनों को मिला लूं, अगर इन दोनों को मिला लूं तो भी मुझे मिल जाता है, यहाँ लिख देता हूँ, देखो PV बाई T इक्वस टू नियत, यानी नियतांक, कोई नियत वैल्यू मिलती है। फिर प्रयोगों के आधार पर देखें, करे देखें तो कुल मिला के नियतांक कितना? तो फिर कह रहा है PV इक्वस टू nRT मिल जाता है। ठीक, लेकिन ये जो चीज़ है जो हम इन नियमों को मिलाकर बना रहे हैं, ये कक्षा 9 के हिसाब से है। इसमें तथ्य नहीं है, इसमें कारण नहीं है। भाई समीकरणों को मिला लिया, क्यों मिला लिया भाई आपने समीकरणों को? क्यों मिला रहे हो समीकरणों को? इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये तथ्यहीन है। ये केवल छोटी क्लास के बच्चों को याद कराने का एक तरीका है बस, इसलिए मैंने बाद में बताया इसको। तथ्य क्या है? प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों लिखी हुई है। अणुओं की कुल ऊर्जा प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के पदों में देखें वही होती है, और अगर गतिज ऊर्जा के पदों में देखें तब भी वही होती है। ठीक, तो ये ऊर्जा बराबर करके दोनों, यानी दोनों एक ही ऊर्जा हैं अगर देखा जाए तो, अलग अलग पदों में ऊर्जाओं को लिखकर ये समीकरण बना दिया जाता है। ये है इसकी सच्चाई। तो कुल मिलाकर कहाँ ये समीकरण लगता है, कैसे समीकरण बनता है, इसका नियतांक क्या है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब आगे लेते हैं। मान लीजिए हम डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसमें क्या करते हैं? इस तापमान को कितना ले लेते हैं? 27 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। दाब, वायुमंडल दाब के बराबर ले लेते हैं। और तो गैस जो है 1 मोल में कितना आयतन घेरती है? 22.4 लीटर आयतन घेरती है। यानी यहाँ से जानकारी क्या है? अगर आर की वैल्यू निकालना चाहते हो तो मिल जाती है वैल्यू। क्या करते हैं? N ले लेते हैं 1 मोल, P ले लेते हैं वायुमंडल दाब,